ओके, तो आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है क्वांटम मैकेनिक्स के हवाले से। कल हमने बात की थी कि बहुत से फार्मूलिज़म्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स के हवाले से। हाइजेनबर्ग की जो ओरिजिनल अप्रोच है दैट इज़ मैट्रिक्स मैकेनिक्स, जो श्रोडिंगर ने अप्रोच दी है क्वांटम मैकेनिक्स करने की यूजिंग वेव इक्वेशन विच इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो भी एक अप्रोच है। फिर ब्राकेट नोटेशन की अप्रोच है जो डिराक ने की, और आप देखेंगे कि वो ज़्यादा आसान है। एंड फाइनली हिल्बर्ट स्पेसिस का कॉन्सेप्ट है जो कि बेसिकली वेक्टर स्पेसिस या इनर प्रोडक्ट स्पेसिस उनको कहते हैं हम। तो वो फॉन न्यूमन की अप्रोच है। और मैंने आपको बताया था कि आमतौर पे किताबें जो हैं वो हिल्बर्ट स्पेसिस से शुरू करती हैं। मसलन क्वांटम मैकेनिक्स के में एक है फिज़िक्स के, उसकी एक फ़िज़िक्स है, ठीक है, और दूसरा है उस फिज़िक्स को डिस्क्राइब करने के लिए मैथमेटिक्स। तो नॉर्मली किताबें ये करती हैं कि पहले मैथमेटिक्स बताती हैं, हिल्बर्ट स्पेसिस क्या होते हैं, ऑपरेटर्स किसको कहते हैं, स्टेट वेक्टर्स क्या हैं, वगैरह वगैरह। हिस्टोरिकली ये चीज़ें बाद में आई हैं, लेकिन हमें फ़िज़िक्स में पहले पढ़ाई जाती हैं। तो मेरा मेथड, कल भी मैंने जैसा कि आपको महसूस हुआ होगा कि मेरा मेथड जो है वो हिस्टोरिकल है, कि मैं हिस्ट्री को साथ साथ लेके चल रहा हूँ कि किस तरह से चीज़ें हाइजेनबर्ग से होते हुए वॉन न्यूमन तक पहुँची हैं। फिर इसके बाद मैंने आपसे दरख्वास्त की थी कि आप थोड़ा सा मैट्रिसेस के बारे में पढ़ लें। मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन क्या होती हैं, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिसेस क्या होते हैं, डायगोनल मैट्रिसेस किन्हें कहते हैं, वगैरह। तो ये चीज़ें मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ी होंगी। फोरियर सीरीज़ को मैंने कहा था थोड़ा सा देख लें, तो यहाँ पर वो समझ लें कि सारी चीज़ें इस्तेमाल होनी हैं। तो इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में मेरा काम जो है असल में वो मैट्रिक्स मैकेनिक्स डेवलप करना है, ठीक है। और मैट्रिक्स मैकेनिक्स को उस तरह से डेवलप करना है जिस तरह से हाइजेनबर्ग ने और उसके बाद मैक्स बॉर्न ने उसको डेवलप किया था। एंड देन उन मैट्रिसेस को हम रिलेट कर देंगे अपनी फिज़िकल रियलिटी के साथ, ठीक है। क्योंकि हर फिज़िक्स में आपको पता है कि हम उतना ही मैथ करते हैं जितना हमें ज़रूरत होती है। हम प्योर मैथ में नहीं जाते, हम कह सकते हैं कि अप्लाइड मैथ में जाते हैं। तो करते हैं कोशिश कि जी मैट्रिसेस के ज़रिए क्वांटम मैकेनिक्स को समझें। अगर नहीं समझ आएगी तो फिर श्रोडिंगर की वेव मैकेनिक्स से देखेंगे कि समझ आती है, और फिर फाइनली डिराक की तरफ चलेंगे एंड हिल्बर्ट स्पेसिस के साथ उसको जोड़ देंगे। अभी कोई हिल्बर्ट स्पेस हमें नहीं चाहिए, जस्ट क्लासिकल मैकेनिक्स है। 1925 जुलाई 1925 समझ लें, समर है 1925 का। हाइजेनबर्ग बीमार है, गोटिंगन में गया था। कुछ अरसा डॉक्टर ने उसको कहा कि ज़रा पुरफ़िज़ा मकाम पे रहो और थोड़ा सा तुम्हारा जो है वो सेहत ठीक हो जाए। लेकिन जब आप किसी प्रॉब्लम पे काम कर रहे होते हैं तो बार बार आपको तंग करता रहता है, पिंच करता रहता है। तो पुरफ़िज़ा में मकाम के ऊपर भी हाइजेनबर्ग जो है वो उससे जान नहीं छुड़ा सका और प्रॉब्लम पे काम करता रहा, और अचानक एक दिन उसको नॉन कम्यूटेटिंग ऑब्जर्वेबल्स का जो मैजिक आइडिया है वो आ जाता है। और उसके बाद वो फिर एक पेपर लिखता है और वो पेपर को मैक्स बॉर्न के पास भेजता है। मैक्स बॉर्न रिकॉग्नाइज़ करता है कि ये तो मैट्रिसेस हैं, उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में वो सारी फिज़िक्स को डिस्क्राइब करता है, एंड देन दे पब्लिश दिस पेपर, ठीक है। तो ये 2-3 पेपर थे, एक हाइजेनबर्ग का अलहदा पेपर था, मैक्स बॉर्न का अलहदा पेपर था, फिर एक मैक्स बॉर्न और हाइजेनबर्ग का कंबाइन पेपर था। वो जो है वो मैट्रिक्स मैकेनिक्स कहलाती है, जिसमें कंबाइन काम हुआ है। अभी मैं बिल्कुल समझ लें कि स्क्रैच से शुरू कर रहा हूँ। हम क्वांटम मैकेनिक्स को वैसे समझ रहे हैं जैसे अभी हाइजेनबर्ग समझ रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स आएगा आज हमने सिर्फ कहानी नहीं सुनानी जो कल सुनाई थी, तो आज थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, उम्मीद है आप साथ चलेंगे। तो सबसे पहले ये कि क्वेश्चन कौन सा था जिसके ऊपर हाइजेनबर्ग काम कर रहा था। तो पहले मैं वो क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि फिर हमें आसानी हो मैथमेटिक्स डेवलप करने में, राइट। तो प्रॉब्लम को मैंने अलहदा लिखा हुआ था।
हाँ, दिस वाज द प्रॉब्लम। सो क्वेश्चन ये था हाइजेनबर्ग के सामने कि हाउ टू डिस्क्राइब, ठीक है, डिस्क्राइब का मतलब है कि एक लैंग्वेज हमें चाहिए होती है उस चीज़ को बताने के लिए, एटॉमिक सिस्टम्स। ठीक है, उससे पहले आपको पता है कि 1913 के अंदर बोहर और उसके बाद फिर सोमरफील्ड वगैरह ने क्वांटाइजेशन कंडीशन दे दी हुई थी। जस्ट रिकैप है कि हमने यानी हाइजेनबर्ग 1925 तक कौन कौन सी इक्वेशंस और कौन कौन सी चीज़ें पता चल गई थी। ठीक है, तो आपको पता है डी ब्रॉय ने आपको वेव नेचर के बारे में बता दिया था कि हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। ठीक है, और जिसका आपस में ताल्लुक ये होता है, यहाँ पे P जो है ये पार्टिकल नेचर को शो करता है, इट इज़ अ मोमेंटम, इट कैरीज मास एज वेल एज वेलोसिटी, और लैम्डा जो है वो वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है। वेव और पार्टिकल में एक जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि वेव स्प्रेड होती है, स्पेस में स्प्रेड आउट होती है, पार्टिकल लोकलाइज होता है। पार्टिकल एक जगह के ऊपर लोकलाइज होता है, जबकि वेव जो होती है वो लोकलाइज नहीं होती, वो डीलोकलाइज होती है। ठीक है, तो आप यूँ समझ लें कि आपने एक लोकलाइज्ड ऑब्जेक्ट को डीलोकलाइज कर दिया है। ठीक है, और ये ही सबसे बड़ा मसला था, और उसके पीछे आपको पता है वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। तो एक पार्टिकल को डी ब्रॉय ने डीलोकलाइज किया, ये इक्वेशन थी। इसके अलावा आपको पता है बोहर ने भी एक काम किया हुआ था। बोहर ने कहा था कि जब एक इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट्स में घूमता है तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज होता है, राइट, एनएच कट। तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर आपको डी ब्रॉगली का ही या डी ब्रॉय का ही स्टैंडिंग वेव का नज़रिया भी पता है, मैं इसकी डिटेल में अगेन नहीं जाऊंगा, इट्स जस्ट रिकैप कि अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है दायरे के अंदर, क्योंकि बोहर ने कहा था कि वो दायरों में घूमता है, सर्कुलर ऑर्बिट्स में, तो डी ब्रॉय ने कहा कि वो तो वेव है, तो दायरा भी है और वेव भी है, तो एक वेव जब दायरे में जाएगी तो वो स्टैंडिंग वेव बना लेगी। तो फर्ज करें कि अगर आपके पास ये न्यूक्लियस है और उसके गिर्द ये मैं बोहर का एटम बना रहा हूँ, ठीक है, और तो क्या होता है कि इसके ऊपर एक स्टैंडिंग वेव बन जाती है जिसके नंबर ऑफ जो लूप्स हैं वो फिक्स होते हैं। तो इस स्टैंडिंग वेव में अगर ये सर्कुलर पाथ का रेडियस r है तो स्टैंडिंग वेव में जितनी वेवलेंथ्स आएंगी दे विल कवर दिस सर्कम्फरेंस। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि दिस विल बी 2 पाई r विल बी n लैम्डा। ठीक है, n लैम्डा का मतलब है कि लूप्स जो हैं वो बनेंगे और आपकी जो वेवलेंथ है वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ लेगी। ठीक है, और बाद में इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके आप एनर्जी को डिस्क्रीट कर सकते हैं, क्वांटाइज कर सकते हैं। फिर बोहर ने एक और बात की थी बोहर मॉडल के अंदर ही कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, तो वहाँ पर ये न्यूक्लियस है, तो फर्ज करें कि ये एक ऑर्बिट है और उसके बाहर एक और ऑर्बिट है। तो फर्ज करें कि इस ऑर्बिट को हम n से डिस्क्राइब करते हैं, ये वाला n है, ठीक है, और इस ऑर्बिट के लिए हम एक डिफरेंट इंटीजर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेट्स से m, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी फिर होगी em, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी होगी En। अब होता ये है कि ये मैटर है, दिस इज मैटर, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, सो एटम इज जस्ट मैटर। अब इस मैटर के अंदर आप रेडिएशन अगर के साथ इसकी इंटरेक्शन करवाते हैं, एक फोटोन आता है, लाइट आती है किसी खास फ्रिक्वेंसी की, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करती है और ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से एक फिक्स जंप लगाता है, क्वांटम जंप लगाता है, फिक्स्ड एनर्जी होती है। ये आपको ये चीज़ें पता हैं कि अगर इन दोनों एनर्जी लेवल्स का आप डिफरेंस निकालें, ठीक है, तो दिस शुड बी फिक्स्ड और इसको आप NH कहते हैं। ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। ओमेगा, राइट,
इसको फिर मैंने कहा था हम डिफाइन कर लेते हैं एज एच बार ओमेगा, ठीक है। तो ये चूंकि जनरल हम बात कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर आप कोई भी इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं, यानी हमेशा वो फोटोन जो है वो फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स, यानी यहाँ तक जो हमने बात की है ये सारा समझ लें कि रिकैप है। अब 1925 के अंदर, यानी जुलाई 1925 के अंदर जो हाइजेनबर्ग का काम है हम उसको देखते हैं। इसमें हम करना क्या चाहते हैं, हम क्लासिकल डिस्क्रिप्शन पहले देखना चाहते हैं और वहां से फिर क्वांटम की तरफ जाएंगे। क्लासिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पीरियोडिक फिजिकल सिस्टम विद वेरिएबल्स, ये हम क्लासिकल मैकेनिक्स को ही लेके जा रहे हैं अभी। रिटन एज फोरियर सीरीज, ठीक है। तो फर्ज करें कि हमारे पास एक कोई भी वेरिएबल है, जस्ट क्लासिकल वेरिएबल है Q, और वो डिपेंड करता है टाइम पे, और हम कहते हैं कि ये वेरिएबल पीरियोडिक है, इज पीरियोडिक। और आपको पता है कोई भी चीज़ पीरियोडिक हो तो उसकी एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, जिसके साथ वो कर रहा होता है। बिल्कुल जैसे आपको पता है कि इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं ना, 2π/T, जहाँ भी पीरियड आएगा तो इसका मतलब एक ख़ास फ्रिक्वेंसी वहाँ पर अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पर हम वो पीरियोडिक फ्रिक्वेंसी को लिख लेते हैं ओमेगा, और 2π न्यू भी इस्तेमाल होता है फ्रिक्वेंसी के लिए, कि कुछ किताबें जो है ना स्मॉल f को फोर्स के लिए भी इस्तेमाल करती हैं। सो इस वजह से कुछ लोग जो हैं वो न्यू को भी फ्रिक्वेंसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसको आप 2πf कह लें, 2π न्यू कह लें की बात है। ओके, अब फोरियर सीरीज क्या कहती है कि हम इस Q ऑफ T को लिख सकते हैं एज अ सम ऑफ वेरियस टर्म्स, बहुत सी टर्म्स का सम लिख सकते हैं। दिस इज जस्ट फोरियर सीरीज। तो बहुत सी टर्म्स चलती जा रही हैं और मैं अब एक दफ़ा इनको लिख लेता हूँ, फिर इनको देखते हैं। So this is the definition of Fourier series। आप कह लेंगे ये Fourier series की definition है। इसमें ये जो कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं इसके पीछे भी आएंगी टर्म्स और इससे आगे भी आएंगी। इस तरफ को जाते हुए पॉजिटिव e की पावर आएंगी और यहाँ पे माइनस में आ रही हैं चीज़ें। तो ये Q-2 इज जस्ट द नेम कि ये Q-2 वाली टर्म Q0 से पीछे है, और उसी का एक और समझ लें कि करस्पॉन्डिंग टर्म जो है वो प्लस में भी मौजूद होगी, और यहाँ पर आप इसको प्लस में लिखेंगे एओटा 2 ओमेगा टी प्लस सो ऑन। तो सिवाय इस Q0 के विच इज़ रियल, Q0 इज़ रियल बिकॉज देर इज़ नो imaginary part attached with Q0. So therefore Q is real, but everything else has a complex nature, क्योंकि उसके अंदर एओटा वाली टर्म्स आ रही हैं। एक बात नोट करें आप, दूसरी बात ये है कि इनमें हर एक टर्म जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, इधर भी और इधर भी उसमें टाइम का फैक्टर आ रहा है, इसमें वो नज़र नहीं आ रहा आपको, राइट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आगे जाके आपको काम देगी जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में इसको अप्लाई करेंगे। सो हेयर Qn जो है, ये सारे जो Qs हैं, ठीक है, इनको मैं Qn या Q-n एक ही बात है, जो अगर n को आप पॉजिटिव से डिफाइन कर रहे हैं जैसे मैंने यहाँ किया था, ठीक है, तो फिर -n का मतलब होगा कि वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं। दे आर कॉम्प्लेक्स, इन जनरल ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का तो आपको मालूम होगा ना, एंड दे रिप्रेजेंट, एंड दे, ये क्या बता रहे हैं आपको, ये क्या बता रहे हैं, एम्पलीट्यूड बता रहे हैं ऑफ corresponding terms
ठीक है, ये अगर तस्वीर करनी है तो कर लें इसकी, मैं फिर इसको रेस करना चाहता हूँ। ये आपका समझ लें कि जी पहला बोर्ड था जिसको हमने कंप्लीट किया। तो इसको मैं इक्वेशन 1 कह लेता हूँ, लेट से, बाद में इसको इसने काम आना है हमारे, ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं। ओके, तो इस इक्वेशन को मैं लिखा रहने दूंगा क्योंकि मैंने इसको इस्तेमाल करना है। तो बोर्ड नंबर 2, ओके। तो मैंने जैसा कि कहा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है ना, ये सारे जो हैं क्यू एन वाले, तो मैं लिख सकता हूँ, वी कैन राइट, मैं ज़रा थोड़ा सा ना इसको फास्ट लेके चलना चाह रहा हूँ। वी कैन राइट क्यू एन एज, दो फंक्शंस को इससे ले लें, यू एन प्लस एओटा वी एन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बिकॉज वी सेड दैट दीज कोएफिशिएंट्स आर कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपको पता है इस तरह से लिखते हैं। तो सिमिलरली मैं q माइनस एन को भी लिख सकता हूँ, और q माइनस एन लिखने के लिए थोड़ा सा गौर करें इस इक्वेशन 1 के ऊपर। तो आप लेट से n को मैं 1 लेता हूँ, ठीक है, q1, तो वो हो जाएगा u1 v1, ओके। अच्छा, अब q1 वाली टर्म देखें कहाँ पे है, दिस इज द टर्म विद q1, उसके साथ जो एक्सपोनेंशियल आ रहा है वो पॉजिटिव में है, e पावर एओटा ओमेगा टी। तो इसके मैं अगर 1 के बजाय -1 कर दूं तो मैं इस टर्म पे चला जाता हूँ, और उसके साथ ही मुझे नज़र आता है कि वहाँ पे माइनस एओटा है। तो आपको पता है कि अगर एओटा वाली टर्म को माइनस एओटा कर दें तो उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो आप कह सकते हैं कि ये जो टर्म है q1 वाली, वो q-1 वाली टर्म का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। सिमिलरली q2 को देखें, q2 वाली टर्म इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ q-2 टर्म। सो इन जनरल मैं कह सकता हूं कि q-n जो है दैट इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ nth टर्म। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसने भी आगे जाके फिजिक्स बनना है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, राइट। उसी से मैंने q-n डिफाइन कर लेना है, जस्ट उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेकर, बिकॉज ये तो रियल पार्ट है ना, तो इसका तो साइन नहीं चेंज होता, जस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट का जो है साइन चेंज होगा, ओके। अब मैं डिफाइन करना चाहता हूं कुछ रूल्स। तो उससे पहले आप ये देखें कि ये जो सारे टर्म्स हैं जिनको आप सम कर रहे हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि इनका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सब का जो सम है वो आफ्टर समिंग ऑल द टर्म्स यू विल गेट ए कॉम्प्लेक्स टर्म और अ रियल टर्म, कॉम्प्लेक्स टर्म आएगी या रियल टर्म आएगी, क्या क्या कहता है ज़हन के इक्वेशन 1 में राइट हैंड साइड को परफॉर्म कर लें सम को, तो व्हाट विल यू गेट, अ रियल टर्म और अ कॉम्प्लेक्स टर्म, बोथ ऑफ देम। और कोई सजेशन, चलो करके देखते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि कोई सी टर्म्स लेता हूं और उनको सम करके देखता हूं क्या आता है। तो लेट से मैं इन्हीं को जमा कर लेता हूं। जनरली एक ये टर्म कोई सी मैं ले रहा हूं क्यू पॉजिटिव n के साथ, और मैं उसको लिख लेता हूं एओटा n ओमेगा टी, राइट। ये q1 वाली टर्म हो सकती है q2 वाली। इसमें मैं ऐड कर लेता हूं -n वाली टर्म, मतलब इधर से एक टर्म ली, इधर से एक टर्म ली, राइट, और उनको मैं देख रहा हूं कि आंसर क्या आता है। जस्ट थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ q1 एंड q-n इनटू दिस, सॉरी, यहाँ पे माइनस e पावर आएगा -n। अब जस्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, सो क्या आएगा, un प्लस एओटा vn e पावर एओटा n ओमेगा टी
प्लस यू एन माइनस एयोटा वी एन इंटू ई पावर माइनस एयोटा ओमेगा एन टी। ओके, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करें तो अब मैं इसको लिख रहा हूँ, ये लिखने का तरीका है बस। तो इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है, जहाँ से कोई पॉइंट समझना है फ़ौरन पूछिएगा। इसको यूँ लिखा जा सकता है। अच्छा, फिर आप इसको भी लिखेंगे इसी तरह, ठीक है। मेरी बाउंड्री थोड़ी आगे चले गई है, तो इसको भी लिख लेते हैं ई पावर एयोटा एन ओमेगा टी, ये प्लस में थी तो ये माइनस में आएगी, डिवाइडेड बाय 2। अब कुछ पहचान में आ रही है चीज़? इसको क्या कहते हैं जी? व्हाट इज दिस? ये किसकी डेफिनेशन है जी? जी जी, आपने सही बोला था, ये कॉज है, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉज ऑफ व्हाट? एयोटा के बगैर जो भी चीज़ आ रही है दैट इज द एंगल ऑफ द कॉज। तो एयोटा के बगैर ये क्या आ रहा है? एन ओमेगा टी प्लस 2 एयोटा वी एन। ये क्या आएगा? देखें ज़रा दोबारा क्या आएगा। ये आएगा अगेन एयोटा साइन एन ओमेगा टी, राइट। ये बात थोड़ा सा मैथ है, देख लीजिएगा। तो एयोटा और एयोटा मिलकर आपको क्या देंगे? कॉज एन ओमेगा टी माइनस 2 वी एन साइन एन ओमेगा टी। तो ये चीज़ में कहीं भी इमेजिनरी नंबर आ रहा है? नहीं आ रहा, एयोटा नहीं आ रहा है इसके अंदर। तो इसका मतलब है कि दो टर्म्स, कोई भी दो टर्म्स का जो सम है वो क्या होगा? वो रियल होगा। तो q-1 वाली टर्म और q1 वाली टर्म को जमा करते हैं, रियल पार्ट, जस्ट रियल वैल्यू। q-2 q2 को जमा करें, रियल। q-3 q3 को जमा करें, रियल। तो तमाम जो दोनों तरफ चूँकि सिमेट्रिक है, जितना n माइनस में जा रहा है उतना ही n पॉजिटिव में जा रहा है, तो तमाम टर्म्स सम होने के बाद आपको जो फाइनल रिजल्ट देंगी इन एयोटा वाली टर्म्स जो हैं वो आपको रियल देंगी। और ये तो बेचारा पहले ही रियल है, इसमें तो एयोटा था ही नहीं q0 में। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद आपको जो चीज़, जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा? रियल। QT क्या होगा? रियल। इसकी फिजिक्स क्या है? ऑब्जर्वेबल्स आर ऑलवेज रियल। आगे चलेंगे जब आइगन वैल्यूज प्रॉब्लम में, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जो हर्मिशियन मैट्रिसेस होते हैं, डायगोनल मैट्रिसेस होते हैं, उनकी आइगन वैल्यूज रियल होती हैं। लाजमी कंडीशन है वहाँ पर, जहाँ से आप पूरा वो यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह डिफाइन करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हम जल्दी नहीं करेंगे। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैथ के साथ साथ ये चीज़ें चल रही हैं। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट एक रूल डिफाइन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट करें कि मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ तो हमने एक को देखा है ना, QT कोई एक वेरिएबल था। तो लेट से मेरे पास कोई दो वेरिएबल हैं और मैं उनकी मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करता हूँ। सो इसको यूं लिख लें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सीरीज। लेट से मैं सीरीज को डिफाइन कर लेता हूँ। ये अब नोटेशन मेरी अपनी है, लेकिन बाद में इसको मशहूर नोटेशन में ले जाएंगे। सो इसको मैं लिख लेता हूँ इस तरह से। मैं सारी टर्म्स ना लिखूं तो समझ आ जाएगी ना कि इसमें सारी टर्म्स हैं, ताकि मैं बहुत ज़्यादा लिखने से महफूज रहूं। तो इसका मतलब है इसमें सारी टर्म्स हैं, ठीक है, यही वाली चीज़ है। दोबारा इसको BT लिख लें, एक दूसरी सीरीज़, उसके कोएफिशिएंट बिल्कुल उसकी, सॉरी यहाँ पे Q0 नहीं आएगा, A0 आएगा, और यहाँ पे B0 आएगा। सो B एयोटा ओमेगा T, दो सीरीज हैं। सो यहाँ से ये जहाँ पे Q था ना, उसकी जगह पे अब A है। ये वाली सीरीज, दिस इज फोरियर सीरीज, दिस इज डेफिनेशन ऑफ फोरियर सीरीज, ठीक है। फोरियर सीरीज क्या करती है, क्या काम होता है फोरियर सीरीज का?
जी, ये स्टार्ट हो रही है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। अरिस्टोटल कहा करता था कि हम समझते हैं कि इन्फिनिटी आज का कॉन्सेप्ट है, नहीं, इन्फिनिटी बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है। अरिस्टोटल कहा करता था कि इन्फिनिटीज एक्चुअली डू नॉट एग्जिस्ट। सो हियर इज इन्फिनिट टर्म्स गिविंग यू अ फाइनाइट वैल्यू, इन्फिनिटीज एक्चुअली एग्जिस्ट। पाई भी इसकी मिसाल है, बट वो फिलॉसफी होगी, उधर नहीं जाना हमने। लेकिन अरिस्टोटल गलत है भाई, इन्फिनिटीज एक्चुअली एग्जिस्ट, ठीक है। बल्कि लॉजिक के जितने भी प्रोपोजिशंस थे ना, कॉज़ैलिटी वगैरह के और इस तरह के, उनमें ये बात हमेशा की जाती थी कि जो एड इन्फिनिटम कहीं पढ़ा हो आपने, एड इन्फिनिटम का मतलब होता था कि इन्फिनिटी तक चले गई कुछ चीज़, तो बड़ी उसको लॉजिकल एब्सर्डिटी कहा जाता था कि ये कैसे हो सकता है कि इन्फिनिट हो गया। उसके पीछे जो प्रिंसिपल था ना अरिस्टोटल का, लॉजिक का, वो ये था कि इन्फिनिटीज एक्चुअली डू नॉट एग्जिस्ट, दे आर जस्ट, मतलब हमारी मेंटल कंस्ट्रक्शन है। बट हियर यू सी इन फोरियर सीरीज दैट इन्फिनिटीज एक्चुअली एग्जिस्ट। और जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो वहाँ पे भी एक इन्फिनिटी होगी और वो भी एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, उसको फिर डिस्कस करेंगे। सो विदाउट लॉस ऑफ टाइम, लेट्स से मैं इनके प्रोडक्ट को सी टी से डिफाइन कर रहा हूँ और मैं इनको कहता हूँ ए टी बी टी। तो लिख लूँ सारा, फिर मैंने ये परफॉर्म कर लिया है, अब आपने खुद करना है, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट आएगा। इसका आसान तरीका इसको समझने का ये होगा कि आप ना को दो दो तीन तीन टर्म्स लेके उनको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, सारी टर्म्स ना लें, तो फिर ये चीज़ आसानी से समझ आ जाती है कि ये क्या हुआ होगा यहाँ पर। तो a-1 b1 a0 b0, वैसे जहन मानता है इसको, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, यही प्रोडक्ट बननी चाहिए। और भी बहुत सी टर्म्स हैं लेकिन मैं सारी अभी नहीं लिख रहा, एंड सो ऑन। तो ई माइनस योटा वाली टर्म्स को इकट्ठा किया है तो ये आ गए प्रोडक्ट्स। वैसे जो सिंपल थी उनको प्लस योटा में थी उनको किया तो ये टर्म आ गई, जिनमें कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट नहीं थे उनको मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आ गई। तो इसी तरह से रेपिटेशन होती जाएगी, ओके। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। तो ये बस रूल है, अगर मैं इसको b को पहले ले लेता और a t को बाद में ले लेता तो जस्ट इनको ऑर्डर चेंज हो जाता, ठीक है, दे आर जस्ट रियल नंबर्स, तो ऑर्डर चेंज हो जाता। अच्छा, इसके बाद मैंने यहाँ पर एक किया हुआ है, लेकिन मैं चलता हूँ, अब आगे डायरेक्ट चलते हैं। इसकी ज़रा बना लें तस्वीर। यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई हैं, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ ये देखा कि फोरियर सीरीज़ क्या है, उसका रिजल्ट रियल आता है, और दूसरा उसकी प्रोडक्ट किस तरह से लेते हैं, दैट्स इट जी। फिजिकल सिग्निफिकेंस एक तो मैंने बता दी है कि दी सम ऑफ इन्फिनिट सीरीज कैन बी फाइनाइट, ठीक है। बाकी इसकी फिजिक्स थोड़ा सा आधा घंटा इंतज़ार करें, निकलेगी। बेसिकली हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है ना, वो ये है कि हम जो एटॉमिक फिजिक्स के अंदर रेडिएशंस आती है ना, इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, उसको डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। बल्कि अगला जो मेरा अभी पार्ट शुरू होने वाला है दैट इज़ एग्जैक्टली फिजिकल, तो उसमें ज़्यादा फिजिक्स नज़र आएगी। अभी तो मैंने जस्ट फोरियर सीरीज़ को किया है ना डिफाइन, अभी तो हम जस्ट मैथमेटिक्स कर रहे हैं, लेकिन अभी आ जाएंगी ये चीज़ें सारी, क्योंकि यहाँ जो मैं ए क्यू इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, ये फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स हैं, तो अभी आएंगी चीज़ें और आगे। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है मैथमेटिकली? अच्छा, अब ये है कि नेक्स्ट यहाँ पे एक एग्जांपल है, मैं आपको ये होमवर्क के तौर पे दे सकता हूँ, आप कर लें,
ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज है, समझ लें, टू अंडरस्टैंड द फोरियर सीरीज। तो मेरे पास एक सिस्टम है जिसकी एनर्जी है, इट इज़ गिवन 1/2 mv स्क्वायर प्लस, आपने ये सिस्टम कहीं देखा होगा, तो बता सकता है ये कौन सा सिस्टम है? वो स्प्रिंग सिस्टम है, रिस्टोरिंग फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी लिखी हुई है, राइट। तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन आप बना सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, कोई मुश्किल काम नहीं है, राइट। ये हार्मोनिक मोशन ही है बेसिकली। तो इसमें हम, ये इक्वेशन है, अब मैं बता रहा हूँ कि फोरियर सीरीज जो हमने बनाई है वो इस्तेमाल कहाँ पे होती है। तो लेट से आपके पास एक मैथ स्प्रिंग सिस्टम है और उसके लिए आपने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी है यूजिंग न्यूटन्स लॉ। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये x जो है इट इज़ अ नंबर, इट इज़ अ रियल वैल्यू, है ना, रियल वैल्यू नंबर। तो मैं इसको फोरियर सीरीज में एक्सपेंड कर लेता हूँ, वही जो मैंने डेफिनेशन जो अभी आपको बताई थी ना, वो सारा यहाँ पे अप्लाई होना है। तो आप x ऑफ t को, बिकॉज x इज अ फंक्शन ऑफ t, मैंने इसलिए यहाँ पे t अलग से लिखा है ताकि आपको वो जो इक्वेशन 1 मैंने रेज कर दी है वो उसके साथ आपकी करस्पॉन्डेंस आपको नजर आए। तो x t को एक्सपेंड कर लेते हैं, कैसे करेंगे जी, क्या टर्म आएगी, x -1, याद है q -1 था, और इसकी जगह पे क्या आएगा, माइनस एटा ओमेगा टी प्लस x0 प्लस x1 ई पावर एटा ओमेगा टी प्लस सो ऑन। तो ये एक्स टी आप यूज़ करें, इसका आप सेकंड डेरिवेटिव लेंगे टाइम के लिहाज से, ठीक है, और यहाँ पर आप सिंपल x को पुट करेंगे, ये सारी चीज़ें आप पुट करके इक्वल टू 0 करें, और फाइनली आपका जो रिजल्ट आना चाहिए, ये आपकी एक्सरसाइज है, वो रिजल्ट ये आएगा 2k x1 x -1, या फिर आप इसको लिख सकते हैं, तो जस्ट 2-3 स्टेप्स हैं जो मैंने छोड़े हैं। तो अगर आप इसको खुद करेंगे तो फिर आपको इसका मज़ा आएगा कि फोरियर सीरीज किस तरह से आपके हार्मोनिक ऑसिलेटर को एक्सप्लेन करती है। और दूसरा, आप इस ओमेगा की वैल्यू भी निकालें और वो आएगी k/m√। ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं ना। सो ये वो जो क्वेश्चन भी था कि फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है, फोरियर सीरीज हेल्प टू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये एक एक्सरसाइज है आपकी। ओके, माई टास्क इज नॉट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। तो मेरा टास्क ये है कि द कंपोनेंट्स ऑफ फोरियर सीरीज ओके ऑफ एनी गिवन वेरिएबल Q ऑफ टी को जनरली हम वेरिएबल ले लेते हैं, वहाँ पे वो x था, यहाँ पे उसको Q कहा हुआ है। इट कैन बी पोजीशन, इट कैन बी मोमेंटम एटसेट्रा। तो अब इसको लिखने का एक तरीका है, कैन बी रिटन एज अरेज, ये वो वर्ड है जो उसने इस्तेमाल किया था हाइजेनबर्ग ने, ठीक है। तो वो एरेज क्या है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, चंद एक टर्म जस्ट लिखूंगा ताकि बात सामने आ जाए। इसको लिखने का एक अंदाज था उसका कि जी इस तरह भी लिख सकते हैं, तो वही अंदाज में जस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ। और इसी तरह से इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसमें भी आपको सिमेट्री भी नज़र आनी शुरू हो जाएगी। मैंने चंद एक टर्म्स लिखी हैं इसीलिए कि इसमें आपको सिमेट्री नज़र आए। ये सिमेट्री का कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई सिमेट्री नज़र आ रही है इनमें? 0 -1 -2 अगली टर्म आप लिख सकते हैं, 1 0 -1 अगली टर्म आप लिख सकते हैं, यहाँ पे -2 होगा। इससे ऊपर वाली टर्म भी लिख सकते हैं, Q2 होगा। इससे ऊपर वाली टर्म Q1 होगा, इससे ऊपर Q3 होगा, इससे नीचे Q -1 होगा, इससे आगे 1 होगा क्योंकि -1 0 और 1। तो ये एक्सटेंड करती है इस तरफ भी क्योंकि इन्फिनिट टर्म्स है ना, इस तरफ भी
तो और ये एक लाइन में इसलिए लगा रहा हूं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, डायगोनल है, ठीक है। अभी मैट्रिक्स की शक्ल नजर आनी शुरू हो गई ना आपको, तो उन्हीं फोरियर कोएफिशिएंट्स को जस्ट लिखने का एक अंदाज था, ठीक है। तो इस तरह से लिख लिया हाइजेनबर्ग ने। इसमें देखें कि जितने भी डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे क्या हैं, उनमें कहीं भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है ना, वो क्या है, रियल। इस चीज को ज़हन में रखना है, जब फिजिक्स आएगी तो आप देखेंगे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अब इसकी तरफ दोबारा चलते हैं, वो मैंने रेज कर दिया। तो मैंने अभी डिफाइन किया था, हाँ ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट को ना, C ऑफ t इज इक्वल टू A ऑफ t और B ऑफ t को, ठीक है। तो अगर मैं A ऑफ t को भी इस तरह लिख लूं एरेज की फॉर्म में, और B ऑफ t को भी इस तरह ही लिख लूं एरेज की फॉर्म में, तो मैं इनकी प्रोडक्ट डिफाइन कर सकता हूं, जो कि मैंने पिछली स्लाइड में प्रोडक्ट डिफाइन की भी थी, राइट। उस प्रोडक्ट को देखते हुए मैंने भी रेज कर दिया है। उस प्रोडक्ट को देखते हुए मैं क्या कर सकता हूं, मैं इनका कोई भी जनरल एलिमेंट लिख सकता हूं। तो ऐसा करते हैं कि ये इसमें जो रोज है ना, ये रोज, इसके ऊपर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, इनको पहले मैंने Qn कहा था ना, अब मैं इनको कह लेता हूं कि ये इनकी जो जगह है, इनकी जो प्लेस है, उसको मैं कह लेता हूं कि वो m से रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये m 0th प्लेस है, ये m1 फर्स्ट प्लेस है, ये m2 प्लेस है, एंड सो ऑन। और जो इस तरह से चीजें आ रही हैं उनको मैं n से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। उससे क्या होगा कि मैं इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो मैं Ct को डिफाइन कर लूंगा एज एन एलिमेंट विद mth प्लेस इन दिस हॉरिजॉन्टल एरे, राइट, और nth प्लेस इन वर्टिकल एरे। दूसरे लफ्जों में अभी आपको पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूं। AMN, आप समझ आ गई बात की। M जो है वो उसकी हॉरिजॉन्टल लोकेशन है और N जो है उसकी वर्टिकल लोकेशन है। तो आई कैन डिफाइन इट एज M माइनस N e पावर एयोटा M माइनस N ओमेगा टी। ये मैंने कहां से लिखा है, ये जो मैंने प्रोडक्ट पीछे लिखी थी, जो भी मैंने रेज कर दिया है, वहां पे आप इजीली मतलब m को 0 और n को 1 लेके चेक कर लें, जो आंसर आएगा वो उस जगह पे मौजूद होगा जिसमें m 0 था और n 1 था। उसकी प्लेस पे पहुंचेंगे तो वो एलिमेंट आपको वहां पर नजर आ जाएगा, वो जो प्रोडक्ट अभी हमने डिफाइन की थी। जी हाँ हाँ, नहीं थी, बिल्कुल थी बच्चे, ये देखें 2 1, यहाँ पे e पावर 0 है, तो वो जो यहाँ पे नंबर आ रहा है ना, ये वो नंबर है, ठीक है। तो मसलन m2 की जो प्लेस के ऊपर m को जब मैं 2 ले रहा हूँ तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है 2। तो अगर मैं यहाँ पे m लिखूंगा इन जनरल, तो यहाँ पे क्या आएगा m, वो मुझे पहला एयोटा देगा प्लस वाला। ये फोरियर सीरीज से मैंने लिखे ना, दिस इज फोरियर सीरीज। वहां पे मैंने उनको सम करके लिखा था, यहाँ पे एरेज में लिखा हुआ है दिस इज फोरियर सीरीज, राइट। हमने इंडेक्स की फॉर्म में लिखा है ना, जब इंडेक्स की फॉर्म में लिखते हैं तो फिर वहां पर 2 3 की जगह पे हम इस तरह के डिजिट्स, मसलन मैं आपको बताता हूँ ना कि आप इसको देखें, 0 1 कर लेता हूँ मैं, लेट्स से 0 1, तो ये क्या आएगा a 0 माइनस 1 और e पावर क्या आएगा 0 माइनस 1 माइनस एयोटा ओमेगा टी। तो बेसिकली a 0th 1 जो है वो a माइनस 1 वाला है। कहाँ है ये देखो, 0th हॉरिजॉन्टल पोजीशन ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो 0th अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन को देखें, अगर हम यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं, ठीक है, और उसके ऊपर आप देखेंगे क्या आ रहा है, m0 के ऊपर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो इसमें q की जगह पे a है, तो a माइनस 1 ये वाली टर्म आ गई। सिमिलरली आप सारी टर्म्स डिफाइन कर लेंगे। सिमिलरली आगे b को भी मैं डिफाइन कर सकता हूं।
तो ठीक है ना, ये बस इंडेक्स में इसको डिफाइन किया। इसका क्रॉस चेक जो है ना, कि अगर ये समझना है कैसे लिखा हुआ है, बहुत सिंपल होता है कि आप डिफरेंट m और n की वैल्यूज यूज करते जाएं और देखेंगे कि आप उस जगह को पहचान जाएंगे कि वो कौन सा है। जैसे मैंने 0 1 को पहचानना था कि वो कहाँ है, तो मुझे पता चल गया कि ये वाला 0 1 है, राइट। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सी पोजीशन है, 0 2, चेक करके देखना है, बहुत आसान है। 0 -2 करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 iota मेगा t। ये देखो -2 iota, वो मैं अभी जाना चाह रहा हूँ उसको। मैट्रिक्स कह नहीं रहा, लेकिन बातें वही कर रहे हैं सारी, क्योंकि हाइजेनबर्ग को नहीं पता मैट्रिक्स क्या होता है, हमें भी नहीं पता क्या होता है। तो हम जस्ट अभी एरेज को देख रहे हैं और उनकी इंडेक्सिंग कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, जनरल एलिमेंट डिफाइन कर रहे हैं उसका। सो BMN को भी लिख सकते हैं BM-N, और इसकी जगह पे अभी आ जाएगा M-N ओमेगा t। तो M और N जो एक्सपोनेंशियल में आ रहे हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर 1 2 के फॉर्म में मौजूद थे। तो फिर मैं C का भी एलिमेंट डिफाइन कर सकता हूँ। सो CMN, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से अब असल कहानी शुरू होनी है। तो C का जो एलिमेंट है उसको कोई और इंडेक्स भी मुझे बीच में चाहिए होगा। M और N तो मैंने यूज़ कर लिया है, ML कर लें, चलें ML और BLN। लेकिन L चूँकि मैंने अपनी मर्ज़ी से डाला है तो इसको फाइनल रिजल्ट में नहीं होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है, तो मैं इसको सम कर देता हूँ L को। फ्रॉम कहाँ से, -∞ टू इन्फिनिटी। ये तो आपको पता है कि टर्म्स -∞ टू इन्फिनिटी जाती हैं। अगेन C01 निकाल के देखें, राइट। तो जस्ट मिसाल के तौर पर अगर मैं C01 निकालता हूँ तो वो क्या होगा, वो होगा L इक्वल्स -∞ टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या आएगा A0L, और साथ क्या आएगा BL1। ओके, M और N की वैल्यू। अब आप इसको खोलना शुरू करें, तो मैं सारी टर्म्स नहीं खोलता इन्फिनिट तक, मैं 1 से शुरू कर लेता हूँ। तो L जब -1 होगा तो क्या आएगा, 0 -1 इस तरह लिख लेते हैं, ज़रा आसानी होती है, और B -1 1, राइट। एंड प्लस इसी तरह अगली टर्म लिखेंगे A0 0 और B0 1 प्लस एंड सो ऑन। अब ये वाली जो प्रोडक्ट है, ये जो मैंने पिछली स्लाइड के अंदर ये डिफाइन की थी, आप देखेंगे कि ये वही नंबर्स आ रहे हैं, राइट, ये वही नंबर्स आ रहे होंगे। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर इसको एक्सप्लिसिटली देखना चाहते हैं कि ये होता क्या है, तो वो भी चलें कर देता हूँ मैं। थोड़ा सा बोर तो नहीं हो रहे, होना चाहिए वैसे, क्योंकि ये इसमें मसाले वाली कोई चीज़ नहीं है ना, तो मसाला आएगा बाद में, अभी तो हंडिया तैयार होने में टाइम लगता है ना, वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं। खुशबू आनी जब शुरू हो जाए तब भी तसल्ली हो जाती है कि कुछ बन रहा है। तो उम्मीद है खुशबू तो आ रही है कि ये जानी पहचानी चीज़ें बातें कर रहे हैं कि डायगोनल पे रियल एलिमेंट होते हैं, ये इस तरह होते हैं, ये तो रोज़ कॉलम्स लग रहे हैं, है ना, तो खुशबू आनी शुरू हो गई है। लेकिन इसका असल टेस्ट तब आएगा जब हम इसको अप्लाई करेंगे फिजिक्स के अंदर। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं M-L BL-N और e पावर, ये बहुत आसान है, यू कैन सी दिस, -L ओमेगा t और e पावर एयोटा L-N ओमेगा t, राइट। तो इसका थोड़ा सा अलग कर लें इसको इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कंबाइन करके, M-L BL-N e पावर एयोटा M-N ओमेगा t। L बीच में से निकल जाएगा जब आप एक्सपोनेंशियल की टर्म्स को जो है वो ऐड करेंगे, पावर्स ऐड होती है ना एक्सपोनेंशियल में। ओके, यहाँ पर एक मैं रूल डिफाइन करने जा रहा हूँ जो कि आपने अभी देख भी लिया है, मैं बता भी देता हूँ वो क्या रूल है। ये सॉरी, थोड़ा सा कलर बदल के देखते हैं। ये चीज़ ज़रा गौर फरमाएं और इस चीज़ को देखें, ये क्या है,
ये क्या बता रहा है आपको? याद रखें कि जो m, l, n वगैरह थे ये इंटीजर थे, ठीक है। अब थोड़ी सी फिजिक्स आने लगी है। ओमेगा है फ्रीक्वेंसी किसी सिस्टम की, तो वो ओमेगा यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, ओमेगा हमने हमेशा सेम लिया हुआ है। तो ये किसी पीरियोडिक सिस्टम की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, बुनियादी फ्रीक्वेंसी है, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो पीरियड बनता है और वेव बनती है। और यहाँ पर ये पता चल रहा है कि वो फ्रीक्वेंसी इंटीजर वैल्यूज ले सकती है किसी भी मोड में। ये m और l और n को अब हम मोड कह रहे हैं, फ्रीक्वेंसी के मोड्स। किसी भी मोड की जो फ्रीक्वेंसी है, किसी भी हार्मोनिक के मोड की जो फ्रीक्वेंसी है, दैट इज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इनको ना नाम दे लेता हूँ। इसको मैं कह लेता हूँ ओमेगा ml। जब भी मैंने ओमेगा ml लिखना हो तो मुझे पता होगा कि वो बेसिकली m माइनस एल टाइम ओमेगा है, बस डिफाइन कर रहा हूँ। और अगर मैंने एल एन लिखा हो तो इसका मतलब होगा कि इट इज एल माइनस एन टाइम्स ओमेगा, राइट। तो ये मुश्किल नहीं है। अब यहां से तीसरा भी चलो डिफाइन कर लो, इसको भी इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको मैं लिख लेता हूं ओमेगा एम एन, राइट। तो अब आप मुझे फौरन बता सकते हैं कि यहां से हमें क्या रिजल्ट मिला। हमें ये रिजल्ट मिला कि जो ओमेगा एम एन है, इट इज बेसिकली द सम ऑफ ओमेगा एम एल प्लस ओमेगा एल एन। ये हमें यहां से मालूम हुआ है। कोई प्रॉब्लम है? वो मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ये इसी चीज को मैंने लिखा है, ओमेगा एम एल, ओमेगा एल एन, ओमेगा एम एन। और वहां से मुझे पता चला कि इसका और इसका सम इसके बराबर आया था, तो वही मैंने यहाँ पर दोबारा लिख दिया है, राइट। तो ये चीज ठीक है, ये बात समझ में आ गई, कोई मसला तो नहीं है, क्लियर है। तो इसको यूं भी लिख सकते हैं, ओमेगा एम एन को ओमेगा एम माइनस ओमेगा एन। ये लिखने का एक अंदाज है, क्योंकि मुझे मालूम है कि पहली टर्म क्या थी, एम ओमेगा, और दूसरी टर्म क्या थी, एन ओमेगा। तो इसका मतलब है कि जो ओमेगा एम है दैट इज, उसको मैंने क्या दिया, एम ओमेगा, और ओमेगा एन को मैंने डिफाइन कर दिया एन ओमेगा। तो जिसका फाइनल रिजल्ट जो है, चलें इधर लिख देता हूँ, इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो ये है कि ओमेगा एन इज एन ओमेगा। ये वही बात है जो मैंने शुरू में की थी कि जो किसी भी nth मोड की फ्रीक्वेंसी है, दैट इज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो ये आपको वैसे भी मालूम है, राइट। स्टेशनरी वेव से भी मालूम है, और अभी फोरियर सीरीज स्टार्ट भी यहीं से हुई थी कि किसी भी वेव का कोई भी मोड आप लिखना चाहते हैं तो वो इंटीजर मल्टीपल होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ये हमारा रिजल्ट है। हाँ, ये ज़रा इसको लिख, यहाँ तो कोई क्वेश्चन तो नहीं है, मैं जस्ट मैथमेटिक्स से मैंने ये चीज़ें डिफाइन की हैं, आप समझ लेंगे ये डेफिनेशन है। इसको एम एल कह दिया, इसको एल एन, इसको एम एन, फिर हमें पता है कि इन दोनों को सम करके आया था, तो इसका मतलब है कि ये है। अच्छा, फिर ये एम एल, एल एन, एम एन, हर एक को मैं डिफाइन कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इन्हीं से डिफाइन किया था ना। तो एम एन को मैंने कैसे डिफाइन किया था, एम माइनस एन ओमेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एम ओमेगा माइनस एन ओमेगा, राइट। एम ओमेगा को मैंने ओमेगा एम कह दिया, एन ओमेगा को मैंने ओमेगा एन कह दिया, एंड ये दिस वाज फर्स्ट हिंट टूवर्ड्स डिस्क्रिटाइजेशन। इसमें आपको क्या पता चल रहा है कि ओनली दोज मॉड्स आर पॉसिबल whose frequency has an integer multiple of a fundamental frequency. That means all modes are not possible. किसी वेव के सारे मॉड का लफ्ज अगर नहीं समझ आ रहा तो फ्रीक्वेंसी कह लो उसको, कि एक वेव है, राइट। मैं अभी इसको जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूं कि ये एक वेव है जिसके अंदर ये दो इस तरह के आ रहे हैं, ठीक है, दो मोड्स आ रहे हैं, समझ लो ये एक फ्रीक्वेंसी है। अब सिस्टम डिस्टर्ब हुआ, चेंज हुई फ्रीक्वेंसी किसी तरह, तो वो यूं यूं हो गया, फिर सिस्टम चेंज हुआ, वो यूं यूं हो गया। तो ये डिफरेंट मोड्स बनते जा रहे हैं। अब क्या सारे मोड बनेंगे? नहीं,
उनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन आपने तलाश की है कि सिर्फ वो फ्रीक्वेंसीज उस वेव के अंदर पैदा होंगी, रियल होंगी, जो इंटीजर मल्टीपल होंगी ऑफ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विच विल बी गिवन बाय द पीरियड ऑफ द दैट प्रोसेस। उस प्रोसेस का जो पीरियड होगा वो होगा। ठीक है, अब हाइजेनबर्ग यहां पर आएगा। ये सारी क्लासिकल मैकेनिक्स है, इट्स नॉट क्वांटम मैकेनिक्स। ये क्लासिकल मैकेनिक्स थी कि आपने ये देख लिया कि जो डिफरेंट मोड्स हैं किसी भी वेव के, उनके ऊपर ये कंडीशन है कि दे आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज डिटरमिन्ड बाय द पीरियड 2π/t। तो t टाइम पीरियड है। मसलन थोड़ा सा अपने रेलेवेंट करने के लिए, मेरे पास एक एटम है, राइट, ये एटम समझ लो, है तो नहीं, एटम है, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर लाइट शाइन की है, रेडिएशन। तो अब यहां पर क्या होगा, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन फोटोन विद मैटर। अब जो रेडिएशन आ रही है वो खास फ्रिक्वेंसी की है, कोई लेजर है मेरे पास, उसकी खास फ्रिक्वेंसी होगी, फ्रिक्वेंसी चेंज होगी। मैं फोटोन कर रहा है, वो फोटोन तो कर रहा है ना, वो तो रेड कलर की फ्रिक्वेंसी है उसकी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दैट्स इट। वो आया और उसने आके, अब इसको भी तो वही काम करवाना है ना। अब इसके अंदर जो वाइब्रेशंस पैदा होनी है उसकी भी कोई फ्रिक्वेंसी होगी। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी वाइब्रेट करना शुरू करेगा अपने ऑर्बिट के अंदर। अगर आपको ये इस तरह मेरे हाथों से समझ नहीं आ रही तो यहाँ पे बना के देख लेते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं ये बात समझा रहा हूँ, यानी इस तरह नहीं बनेगा, ये अपनी जगह पे वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। तो जब ये वाइब्रेशन करेगा तो ऑफ कोर्स ये इस फ्रीक्वेंसी की वजह से करेगा ना, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फोटोन लेके आ रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा n, दैट विल बी एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी व्हिच वाज गिवन बाय द फोटोन। आप फिजिक्स नजर आई आपको? ओके, यही वो प्रॉब्लम था जिसको वो हाइजेनबर्ग कर रहा था, और यहां तक वो पहुंच चुका है। अच्छा, 1 घंटा गुजर गया, चलो बस ख़त्म करते हैं फटाफट। मेरा ख्याल ये था कि आधा घंटा मैं मैट्रिसेस पे लगाऊंगा, लेकिन यहाँ तक बात समझ में आ गई कि एक इलेक्ट्रॉन या एक मैटर का इंटरेक्शन रेडिएशन के साथ हो रहा है, ठीक है, और उसमें स्पेसिफिक मोड्स बन रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन ये था, ये तो हमने डिस्क्राइब, ये तो मैंने एक लेवल के अंदर इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर डिस्क्राइब कर दी, लेकिन असल मसला हमारा ये नहीं था जो बोहर भी हल कर रहा था, जो सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम ये होता है। असल मसला ये है कि अगर ये यहां पहुंचा हुआ है और यहां से जंप करता है नीचे, तो यहां से जो रेडिएशन निकालेंगे फोटॉन्स, जिनको आप डिटेक्ट कर रहे होते हैं, असल में तो उनको एक्सप्लेन करना है क्वांटम मैकेनिकली। तो इसको अभी तक हमने किया है, राइट। वो जो सारा मैथ हमने डेवलप किया है वो सिर्फ इसका था कि एक लेवल के अंदर इंटरेक्शन कैसे हो रही है। नाउ कम्स द हाइजेनबर्ग टू एक्सप्लेन दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में आपको पता है, मैंने शुरू में भी लिख दिया था कि इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा। इन दिस प्रोसेस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम one state to another, आपको पता है वो हायर स्टेट से लोअर में जाएगा तो एमिशन करेगा, और लोअर से हायर में जाने के लिए एब्जॉर्प्शन करेगा, यू नो दिस। अब उसके अंदर आपको पता है ओमेगा mn अगर मैं डिफाइन करूं तो वो क्या होगा, कर सकते हैं आप, याद है कि नहीं याद? अभी लिखा थोड़ी देर पहले, मतलब इसको उसने हम कहा हुआ है। सो ई एम माइनस ई एन मैंने अभी बताया था, फोटोन निकलेगा एंड दैट विल बी एच कट ओमेगा एम एन। एच कट को आप h/2π भी लिख लेते हैं, ठीक है, तो वहीं से ओमेगा एन निकाला है, राइट। अब ये फार्मूला कहां से ले रहा है हाइजेनबर्ग? बोहर से, एटॉमिक ट्रांजिशन। ओके, अब इसके अंदर ऑब्जर्वेशंस देखते हैं कि क्या होंगी।
ये मुश्किल काम है, और ये वो मैजिकल ट्रिक है जो मुझे भी समझ नहीं आया और वाइनबर्ग को भी समझ नहीं आया कि वो किस तरह से करता है। ये बना ली थी तस्वीर इसकी। तो ये 4 नंबर स्लाइड अब शुरू कर रहे हैं हम। जस्ट यहाँ पर एक लिटिल रिमार्क है और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि इसको ख़त्म कर दें मैथमेटिक्स को। यहाँ तक समझ आ गई कोई क्वेश्चन? अच्छा ठीक है। अच्छा, इसमें एनर्जीज जो होती हैं इस प्रोसेस के अंदर वो नेगेटिव हो सकती हैं? हो सकती हैं? नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं? नहीं हो सकती। एनर्जीज नेगेटिव नहीं हो सकती इस प्रोसेस के अंदर। नो नेगेटिव एनर्जी। ये अब थोड़े से ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि आप देख सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं यहां माइनस आ जाए, आ सकता है, मैथमेटिक्स है ना, यूं कर लो, आ जाएगा, आ जाएगा ना, आ जाएगा ना। मैंने जस्ट माइनस से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या बता रही है कि n हायर लेवल है और m लोअर लेवल है, तो ये तो उलट नहीं हो गया, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये माइनस नहीं यहाँ पे लेना, तो एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब समझ आई बात की? ठीक है, तो एनर्जीज नेगेटिव नहीं हो सकती, हमारे प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं करती। एक ऑब्जर्वेशन, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो ऑब्जर्वेबल वैल्यूज आएंगी वो जो Q0, Q1, Q-1 था, उसमें अब एनर्जी को मैं ले रहा हूँ, तो वो E0 हो सकता है, E1 हो सकता है, E2 हो सकता है। वो माइनस वाली जो पीछे आती थी ना टर्म्स, वो हम नहीं लेंगे। पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि अपने एरे में, वो जो हमने एरे बनाया था या फोरियर सीरीज बनाई थी, उसमें जो नेगेटिव वैल्यूज हैं कोएफिशिएंट्स की, वो हमने नहीं लेनी। ये मुझे अपनी ऑब्जर्वेशन से पता है। जिसका मतलब ये है कि जो m, दूसरा पॉइंट m एंड n है, दे कैन नॉट हैव नेगेटिव वैल्यूज, कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर मुझे ये एनर्जीज लेनी है तो m n इन्हीं को कहा था ना हमने, इंडेक्सेस को, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकते। तो अब मैं ऐसा करता हूं कि एक एरे दोबारा बनाता हूं, और अब मैं इसको थोड़ा सा अगेन Q की फॉर्म में लिखूंगा, और अब मैं इसको मैट्रिक्स बना लेता हूँ। यहाँ पे मैक्स बॉन्ड आ जाएगा, और मैं अब इसको इस तरह लिखता हूँ। वही वाली चीज़ दोबारा लिख रहा हूँ जो पहले लिखी थी। क्या आएगा यहाँ पर? 0 - 1t, क्योंकि 0 1 है ना, तो m n वाली बात याद है ना, m n तो 0 0 0 1, तो इधर 0 1 है तो ऊपर m - n होता था, तो 0 - 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद 0 2 एओटा, ये आएगा, ये सारी टर्म्स आएंगी। इसके नीचे जो टर्म आएगी वो क्या होगी? देखो पहले यहाँ पे मैं माइनस लिखता होता था टर्म, याद है? तो अब हमने कह दिया है कि माइनस वाली टर्म्स हमने नहीं लेनी, जिसमें इंडेक्स माइनस हो रहे थे, वो टर्म्स नहीं लेनी, क्योंकि एनर्जीज नेगेटिव नहीं हो सकती। ऑलराइट, तो जस्ट पॉजिटिव एनर्जीज वाली टर्म्स लेनी है। फिर इसी तरह यहाँ पे Q11 आएगा, आगे अब चलता जाएगा, मैं अब सारा नहीं लिखना चाह रहा, इधर भी चलती जाएंगी, इधर भी चलती जाएंगी। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा कोई बता सकता है? करेंगे वही वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे नजर आ रही है आपको कि जो डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स आ रहे हैं वो रियल हैं, उनमें टाइम कंपोनेंट नहीं है। टाइम कंपोनेंट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के अंदर है, डायगोनल एलिमेंट्स के अंदर टाइम कंपोनेंट नहीं है, वो रियल वैल्यूज हैं। दूसरी एक और चीज नोट करो कि ये वाली जो टर्म है, इसके साथ क्या आ रहा है? e⁻⁻t, है ना?
सॉरी ओमेगा भी आएगा यहाँ, ओमेगा मैंने छोड़ दिया है ना, ओमेगा कहीं लिखा ही नहीं है, ओमेगा भी था यहाँ पे, ओमेगा। ओके, तो ये आएगी माइनस ओमेगा टी, और ये वाली टर्म क्या आएगी, प्लस ओमेगा टी, राइट। तो इस टर्म को अगर मैं इसके कोएफिशिएंट को अगर Q01 कहता हूं, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, Q10, तो इनमें क्या रिलेशन है जी, क्या रिलेशन है दोनों में, इसमें और इसमें क्या रिलेशन बनता है, दे आर कॉन्जुगेट्स। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 10 का स्टार ले लूं, यानी योटा को माइनस योटा कर दूं, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस टर्म। सिमिलरली अगर मैं 0-2 वाली टर्म देखूं, तो वो 2-0 का स्टार एक होगा। तो इसका मतलब है कि इन जनरल मैं ये रूल डिफाइन कर सकता हूं कि Mn और Nm एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हैं, राइट। और इसी तरह से अगर मैं ओमेगा Mn लिखूं, तो दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा Nm ऑफ माइनस। ये भी मैं यहीं से देख रहा हूँ, ये इसको कह लो ओमेगा Mn है और ये ओमेगा Nm है, तो यहाँ पे वो ओमेगा प्लस में आ रहा है, यहाँ पे वो ओमेगा माइनस में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो mnth प्लेस वाला ओमेगा है वो nmth प्लेस वाले ओमेगा के अपोजिट होता है। तो ये भी मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है, मैंने ये प्रॉपर्टीज मैं यहीं से ले रहा हूँ सारी। अब इन जनरल आप एक जनरल कंपोनेंट Mn को यूं भी लिख सकते हैं। अब इसमें ना थोड़ा डिफरेंस करने के लिए मैं इसको ज़रा डिफरेंट कर लेता हूँ कि मैं एक एलिमेंट लिख रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ एयोटा ओमेगा, सॉरी इसको आप ऐसे लिख लें, ओमेगा Mn टी। फिर ओमेगा Mn आपको पता है वो क्या होता है, ओमेगा M माइनस ओमेगा N। और इसकी वैल्यू मैं पुट करना चाहता हूँ ये वाली, सो QMn। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है, राइट। इन जनरल दिस इज कॉम्प्लेक्स, दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। तो अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप यूं कर लें। तो ये मैं बात की है इन जनरल। तो QMn उसका रियल पार्ट है और ये मैंने इमेजिनरी पार्ट लहदा लिख लिया है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें हम ओमेगा Mn की वैल्यू EM माइनस EN ओवर H काट पुट करते हैं, जो यहाँ पे हमने डिफाइन की थी। मैट्रिक्स एलिमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, इन जनरल मैट्रिक्स एलिमेंट लिखा हुआ है। दिस इज द मैट्रिक्स एलिमेंट, मतलब मैट्रिक्स का नाम इन्होंने अब ले लिया है, पर दिस इज अ मैट्रिक्स और ये उसका मैट्रिक्स एलिमेंट है। तो ये मैंने डिफाइन किया है, इसको कर लें ज़रा, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है। तो चीज़ों को कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रिलेट करता जाऊँ साथ साथ। अच्छा, इसी से अब आगे चलते हैं और मैं ऐसा करता हूँ कि इसका मैं टाइम डेरिवेटिव डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मैं इसका टाइम डेरिवेटिव ले लूँ इस इक्वेशन का, तो ये मुझे क्या देगी, एयोटा बाय एच कट ई एम माइनस ई एन क्यू एम एन, इट वॉज जस्ट नंबर, और वो एक्सपोनेंशियल का जो डेरिवेटिव लिया है तो ये आ जाएगा ई एम माइनस ई एन टी ओवर एच कट, बिकॉज एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव आपको मालूम है कि ई पावर एयोटा अल्फा एक्स हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, अल्फा ई पावर एयोटा अल्फा एक्स, और एयोटा भी ऑफ कोर्स। ये मैंने ये सारी टर्म्स नीचे आ जाती है और वो एक्सपोनेंशियल दोबारा आ जाता है, तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है। अब इसको लिखने का एक और तरीका है। अब मैं जा रहा हूँ थोड़ी सी स्टैंडर्ड क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ, टाइम शॉर्ट है तो मुझे थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा। इसको यूं भी लिखा जा सकता है,
एच क्यू माइनस क्यू एच, राइट। ये बात समझ में आई किसी को? एच जो है ना यहां पर हैमिल्टोनियन है, राइट। और वो हैमिल्टोनियन समझ लें कि इस मैट्रिक्स को मैंने कहा है कैसे, कि अगर मैं इसको एच कह दूं, राइट, अगर मैं इसको एच कह दूं तो यहां पे ये जो क्यूज हैं इनको मैं क्या लिखूंगा? एनर्जीज। तो ये E00 होगा, ये E01 होगा, वो सारी एनर्जीज यहां पर आ जाएंगी। तो जस्ट वो मैंने काम किया यहां पर। ओके, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि एच जो है ना वो यहां पर ये वाली चीज़ है, E0 0 0। अगर मैं ये वाला मैट्रिक्स लिखना चाहता हूं, ठीक है, तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है। ऑलराइट, अब इसके अंदर ये करना है कि इस रिलेशन को ना ज़रा संभाल लें, ये बाद में काम आना है। ऑलराइट, ओके। इसके बाद हाँ, मेरे ख्याल पहुंच गए हैं जहाँ पे हमने पहुंचना था। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन कहीं देखी है आपने? वैसे इस तरह की क्वेश्चन कहीं देखी है? अगर मैं इस QMN को, इस QMN की जगह पे लेट से मैं A लिख देता हूँ, और ये जो टिल्डा है इसके ऊपर मैं हैट डाल देता हूँ, और इसको मैं d/dt बना देता हूँ, वो तो है ही, तो ये बनेगा। और इसका भी मैं यही हाल करता हूँ, बस जस्ट ना ऊपर हैट्स डालता जा रहा हूँ। तो ये क्या चीज़ होती है? कम्यूटेशन होती है। और ये आपके पास क्या होता है? dA/dt। इसको कहीं देखा हुआ है? व्हाट इज दिस? दिस इज क्वांटम मैकेनिक्स। यही क्वांटम मैकेनिक्स है, इसको कहते हैं हाइजेनबर्ग पिक्चर। अभी असल में आपने ना वो श्रोडिंगर वाली जब करेंगे ना फिर ज़्यादा समझ आएगी जी। हाँ हाँ हाँ, वो मैं करता हूँ। क्या कह रहे हैं आप? इक्वेशन की एक साइड पे क्यू को ए लिख दिया ना आपने, हाँ हाँ दूसरी साइड पे भी ए होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, हाँ इधर क्यू है इधर भी क्यू ही होना चाहिए। तो इसको ए रहने देते हैं, इधर ए कर देते हैं। ऑल राइट, थैंक यू, सही आपने निशानदेही की है। ओके, सो दिस इज दी हाइजेनबर्ग पिक्चर। ऑल राइट, और इसमें आप देखें जब मैं टाइम डेरिवेटिव ले रहा था यहाँ पर, तो इसका मैंने टाइम डेरिवेटिव नहीं लिया था, जिसका मतलब मैंने कहा था कि जो कोएफिशिएंट्स हैं वो टाइम पे डिपेंड नहीं करते। लेकिन अगर वो टाइम पे डिपेंड कर रहे हों खुद भी, तो जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो प्लस एक एक्स्ट्रा टर्म भी आ जाएगी। अभी जब मैंने डेरिवेटिव लिया है यहाँ से, यहाँ पे जब मैं आया हूँ तो मैंने इस QMN का डेरिवेटिव नहीं लिया, मैंने जस्ट एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लिया था यहाँ पर, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लिया था। लेकिन अगर Q का भी डेरिवेटिव होता तो आपको पता है फिर प्रोडक्ट रूल लगता। प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव ये वैसे ही, फिर इसका डेरिवेटिव और ये वैसे ही। तो उसमें जो प्लस वाली टर्म आती है, इफ A has explicit time dependence, तो फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, dA/dt एयोटा बाय h कट h a प्लस पार्शल a बाय पार्शल t। ये कंप्लीट पिक्चर है, ठीक है। सो दिस इज दी हाइजेनबर्ग पिक्चर। इसमें आपको पता क्या चल रहा है? पता ये चल रहा है कि अगर कोई ये मैट्रिक्स A टाइम के साथ चेंज हो रहा है, उसकी वैल्यूज चेंज हो रही हैं, उसकी टाइम एवोल्यूशन हो रही है, तो फिर उसका जो H और A का जो कम्यूटेटर है वो ज़ीरो नहीं होगा।
राइट। अगर लेफ्ट हैंड साइड 0 नहीं होगी तो ये कम्यूटेटर भी 0 नहीं होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट भी करना चाहता हूँ। यहाँ तक मैथमेटिक्स जो मैंने किया है उसमें कोई मसला, तो बस आज का नतीजा जो है ना वो ये इक्वेशन है, एंड दिस इक्वेशन इज क्वांटम मैकेनिक्स। अब इसी इक्वेशन को जब श्रोडिंगर ने किया, ठीक है ना, एक्सप्लेन किया, तो कैसे किया, दैट विल बी वेव मैकेनिक्स। फिर उसी इक्वेशन को डिराक ने किया, फिर उसी इक्वेशन को वॉन न्यूमन ने किया, तो वहाँ पे फिर आपको जो स्टैंडर्ड क्वांटम मैकेनिक्स टेक्स्ट में आप श्रोडिंगर इक्वेशन के थ्रू पढ़ते हैं वो फिर फेमिलियर जो अंदाज है आपको वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे नहीं आ रहा ना, ऐसा लग रहा है कि हम मैथ से खेल रहे थे, बट वहाँ पे भी हम ये डिस्कस करेंगे कि यही बेसिकली उसकी एसेंस है। इसी इक्वेशन को प्रूव किया जा सकता है यूजिंग दी श्रोडिंगर इक्वेशन, राइट। और यही क्वांटम मैकेनिक्स की एसेंस है कि अगर, अब मैं लिख देता हूँ 2 बातें इस इक्वेशन की फिजिक्स के हवाले से। यहाँ तक कोई सवाल या कोई डिस्कशन है तो बता दें। जी, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी को हमने लिखा था ना कि ओमेगा एन अगर लिखना है तो ये था ना एन ओमेगा, तो इसमें ये वाली जो है ये फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। वाई इट इज फंडामेंटल, इट इज रिलेटेड टू दी टाइम पीरियड। तो एक खास टाइम पीरियड के बाद ये फ्रिक्वेंसी अपने आप को रिपीट करती है, यही फ्रिक्वेंसी अपने आप को रिपीट करती है। तो मसलन फर्ज करें कि ये है ओमेगा, ओमेगा के नतीजे में ये रिजल्ट आता है आपकी वेव का, तो इसी को मैं दोबारा ले लेता हूँ, ठीक है। सो दिस इज 1 ओमेगा, ओके। इन दोनों को मिला देते हैं तो ये क्या होगा 2 ओमेगा, इसमें एक और ओमेगा मिला दो, पता नहीं सही बनाया कि नहीं, 1 2 3 यहाँ तक, तो ये क्या होगा 3 ओमेगा। इसका मतलब है कि एक वेव जो आपके पास आ रही है ओमेगा एन मोड वाली, जिसका nth मोड है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को लिखा जा सकता है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं लिखना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो मैं इसको कहूँगा ओमेगा 3, इसको लिखूँगा ओमेगा 2, इसको लिखूँगा ओमेगा 1, तो फिर ओमेगा n अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो वो ये होगा n ओमेगा, जिसका मतलब ये है कि ये जो nth ओमेगा वाली होगी, मतलब ये nth ओमेगा है, ठीक है। सो दिस इज nth ओमेगा। तो इस nth ओमेगा को तोड़ा जा सकता है इन टुकड़ों के अंदर, सॉरी। सो दिस होल वेव इज बेसिकली इंटीजर मल्टीपल ऑफ दिस फंडामेंटल वेव। तो उनको मिला के ये बनाई जा सकती है, जैसे कि मैंने यहां बनाई है, राइट। तो ये इसका ये मतलब है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से आप एक जनरल वेव बना सकते हैं। दिस इज वेरी बेसिक फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज यही है, राइट जी। सवाल ये है कि जो आप लास्ट में क्वेश्चन लिखी ये वाली, इसमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो है d/d और इसकी जो राइट हैंड साइड पे आपके टर्म है वो भी पार्शियल है, इसमें क्या अंतर है? उनमें ये है कि हम ये इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं ना, अभी आपके आने से पहले हमने यहाँ पर वो लिखी थी, क्वेश्चन अभी रेज कर दिया है, तो इसके जो कोएफिशिएंट्स थे, मतलब इसकी जो डेफिनेशन है ना, ये बल्कि ये लिखी भी हुई है, जब हमने QMN को डिफाइन किया था, फिर हमने उसका जब डेरिवेटिव लिया ना, तो हमने कहा कि ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता इसका कोएफिशिएंट, और जस्ट ये वाला हिस्सा टाइम पे डिपेंड करता है, और उससे हमने ये वाली चीज़ डिफाइन की जो कि ये बन गई, राइट। फिर हमने ये कहा कि अगर ये अलहदा से टाइम पे डिपेंड कर रहे हो कोएफिशिएंट्स भी, QMN कोएफिशिएंट्स भी अगर टाइम पे डिपेंड, ये कोएफिशिएंट्स हैं, ये फंक्शन है, आप ऐसे कर लें, राइट। ये फंक्शन है, ये उसके कोएफिशिएंट्स हैं, तो अगर कोएफिशिएंट अलहदा टाइम पे डिपेंड कर रहे हो तो फिर अलहदा से उसका भी टाइम डेरिवेटिव आपको उसमें लेना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल में, तो एक एक्स्ट्रा टर्म प्लस के साथ आएगी, ये वो टर्म है। एक्चुअली हम ये भी कह सकते हैं ना कि एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस, हाँ वो मैंने ये यहाँ पे लिखा है ना, एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस, मतलब इसके कोएफिशिएंट्स बल्कि लिखना चाहिए,
हाँ, यहाँ पे मुझे कोएफिशिएंट लिखना चाहिए क्यू AMN, बिकॉज मैंने अब क्यू को ए कह दिया हुआ है। उसके ऊपर अगर एक्सप्लिसिट कोएफिशिएंट्स भी टाइम पे डिपेंड कर रहे हो तो देन आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। ओके, और कोई क्वेश्चन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अलावा? 10 मिनट रह गए जी। अच्छा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, मैं वो प्रूव करना चाहता हूं लेकिन टाइम नहीं है तो मैं नहीं प्रूव करूंगा। आपका होमवर्क है, आप इसको प्रूव करेंगे और मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे। आप यूज करें हैमिल्टन इक्वेशंस को, ये भी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2 कर लें, एक मैंने पहले भी दी है और एक अब ये एक्सरसाइज है, ये आप प्रूव कर लें। यूज हैमिल्टन इक्वेशन, ये हैमिल्टन इक्वेशंस की मजीद तफसील आपको गुलाम फरीद साहब बताएंगे भी क्लासिकल मैकेनिक्स में। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो क्यू डॉट है किसी पार्टिकल की पोजीशन, उसको यूँ लिखा जा सकता है हैमिल्टोनियन का मोमेंटम डेरिवेटिव, और जो मोमेंटम डेरिवेटिव है उसको यूँ लिखा जा सकता है हैमिल्टोनियन का पोजीशन डेरिवेटिव विद माइनस साइन। ये दीज आर कॉल्ड हैमिल्टन इक्वेशंस। इनको आपने इस्तेमाल करना है और आपने ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? मुश्किल काम दे दूं या आसान दे दूं? मुश्किल देना चाहिए। अच्छा, चलें फिर आप प्रूव करें कि जो क्यू पी माइनस पी क्यू है दिस विल बी इक्वल टू एओटा एच घट आई, ये प्रूव करना है। ओके, याद रहे यहाँ पर क्यू एक मैट्रिक्स है, पी एक मैट्रिक्स है, आई एक मैट्रिक्स है। श्रोडिंगर से नहीं करना भाई, हाइजेनबर्ग से, जैसे मैंने ये किया नहीं है प्रूव अभी, आपने भी इसी तरह से ये प्रूव करना है। जैसे मैंने प्रूव किया कि एच क्यू माइनस क्यू एच इसके बराबर है, ऐसे आपने प्रूव करना है कि क्यू पी माइनस पी क्यू इसके बराबर है, राइट। और बाद में आपको पता है कि इसको आप इंडेक्स की फॉर्म में भी लिखते होते हैं, तो ये बेसिकली कम्यूटेटर ही बन जाता है ना। क्यू पी का कम्यूटेटर क्या होता है? एओटा एच कट। अगर इसका mnth एलिमेंट लिखें तो यहाँ डेल्टा mn आता है। मैं अभी उसको करवाना नहीं चाहता डिराक डेल्टा और जो क्रोनिकर डेल्टा है, बट मैंने डेल्टास की टर्म नहीं इस्तेमाल की क्योंकि वो श्रोडिंगर करता है। हाइजेनबर्ग को नहीं पता था डेल्टे क्या होते हैं, और डिराक डेल्टा तो डिराक को भी नहीं पता था जब तक डिराक ने बना नहीं लिया, ठीक है। वो कंटिन्यूस बेसिस की हम जब बात करेंगे तो वहाँ पे आएगा, बट अभी आप समझ लें कि ये उसी तरह की चीज़ है। तो जैसे इसमें क्या होता है कि आप m और n को इक्वल करते हैं तो 1 आता है ना, अदरवाइज 0 आता है। तो ये भी फिर i भी क्या होगा, क्योंकि मैंने कहा ये मैट्रिक्स है, तो आपने देखी थी टर्म्स किधर गई, वो मैंने मिटा दिया है, वो 1 0 0 1 1 2 2 सिर्फ डायगोनल पे आते हैं, तो इस वजह से ये मैट्रिक्स बेसिकली ये वाला है, ठीक है। तो ये वाला मैट्रिक्स बनेगा एंड सो ऑन, 1 1 डायगोनल पे होंगे। बट याद रखें कि ये इन्फिनिट मैट्रिक्स होंगे, फाइनाइट नहीं होंगे। जो मैट्रिक्स हाइजेनबर्ग ने भी इस्तेमाल किए हैं या क्वांटम मैकेनिक्स में इस्तेमाल होते हैं, इन प्रिंसिपल वो मैट्रिक्स इन्फिनिट होते हैं, इन्फिनिट मैट्रिक्स होते हैं जिनके साथ आप चल रहे होते हैं, होने चाहिए, दे मस्ट बी इन्फिनिट। अगर वो इन्फिनिट नहीं होंगे तो फिर आपकी क्वांटम मैकेनिक्स आगे नहीं चलेगी, क्योंकि अगर वो इन्फिनिट नहीं होंगे तो ये रिलेशन होल्ड नहीं करेगा जो आपने प्रूव करना है, ठीक है ना। तो इस चीज को ज़हन में रखना है। ओके, अब लास्ट 5 मिनट में मैं जस्ट आपको थोड़ा सा टेस्ट देना चाहता हूँ इसके हवाले से कि इन मैट्रिक्स के ज़रिए आप अपनी फिजिकल वर्ल्ड को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, राइट। और मैक्स बोर्न ने जो इंटरप्रिटेशन की है इस सारे अलजबरे की वो क्या है। यहाँ तक मैथ था, अब आखिरी 5 मिनट में हमारे पास अब फिज़िक्स है, तो अगर थोड़ा सा 5-7 मिनट और मिलते हैं तो फिर हमको डिटेल में भी जा सकते हैं। बना ली इसको, ओके। तो ये मेरा आज लास्ट स्लाइड होगा, तो लेट्स गो।
कुछ नज़र आया है अब? कोई मतलब जानी पहचानी सूरतें नज़र तो आने लग गई हैं, ठीक है ना? कोई इतना पहले खुशबू आ रही थी, अब नज़र भी आ रहा है। ये जो रिलेशन है ना, ये जो हाइजेनबर्ग ने डिराइव किया है ये वाला, और जो अब आपने करना है, ये रिलेशन समझ लें जान है इसकी। हाँ, तो यहाँ पर आपने क्या देखा है, मतलब रिजल्ट्स हमारे समझ लें वो हैं कि अगर आपके पास दो ऑब्जर्वेबल्स हैं तो वो नॉन कंप्यूटिंग हो सकते हैं। नॉन कंप्यूटिंग ऑब्जर्वेबल्स आर पॉसिबल। पॉसिबल का जो लफ्ज़ है ना, ये मतलब बहुत सारी हमारी अक्ल की लिमिट्स को आगे ले जाता है। तो हाइजेनबर्ग ने आपको ये बता दिया है कि नॉन कम्यूटिंग ऑब्जर्वेबल्स आर पॉसिबल। मतलब ये कि अगर आप Q और P की कम्यूटेशन लें तो क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है, और Q और P की कम्यूटेशन लें तो क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है। और यहाँ पे आपको ये भी नज़र आ रहा है, एच कट भी नज़र आ रहा है। तो मैं जस्ट इसकी समझ लें कि आज हम ऊपर ऊपर से शहर को देखेंगे, उसकी गलियों में नहीं घूमेंगे, राइट। तो पहली चीज़ तो ये हमारा रिजल्ट है। क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती थी कि QP माइनस PQ हमेशा क्या होगा, ज़ीरो। हाइजेनबर्ग ने आपको अभी बताया है कि Q और P यानी QP माइनस PQ जो है ये लाजमी नहीं है ज़ीरो हो, इट्स पॉसिबल। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, जब आप Q और P को क्या लेंगे, मैट्रिसेस। जब आप Q और P को वो एरेज में लेंगे, वहां से वो रूल उसने डिफाइन किए थे मल्टीप्लिकेशन के, और वहीं से सारी हमारी डेरिवेशन चली है ना। सो इसका मतलब है कि अगर आप Q और P को मैट्रिक्स फॉर्म में लेंगे तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि आप Q और P की जो कम्यूटेटर है उसको नॉन जीरो कर सकें, नॉन कम्यूटिंग कर सकें, ठीक है। सो Q एंड P, मतलब ये हमारे रिजल्ट्स हैं, मस्ट बी नॉट ओनली मैट्रिसेस, इनफाइनाइट मैट्रिसेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इनफाइनाइट मैट्रिसेस। ये दूसरा रिजल्ट है जो हमने आज देखा है। और मैं अगेन आपको कहूंगा कि जब आप इसको वो डिराइव कर रहे होंगे इस एक्सरसाइज को, तो आप वहां पर ये चीज देखेंगे कि अगर आप फाइनाइट मैट्रिसेस लेंगे ना, फाइनाइट मैट्रिसेस, ऐसे मैट्रिसेस 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस, वो फाइनाइट है, जिनका ऑर्डर फाइनाइट होता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, वो फाइनाइट मैट्रिसेस होते हैं। तो वो मैट्रिसेस अगर आप लेंगे तो आप क्वांटम मैकेनिक्स नहीं कर पाएंगे, राइट। ये रिलेशन नहीं निकलेगा, नहीं डिराइव होगा। ये अब आपका चैलेंज एक्सरसाइज है। सो Q एंड P, दूसरा लेसन हाइजेनबर्ग ने दिया, मस्ट बी इनफाइनाइट मैट्रिसेस। ये रिजल्ट आ गया। तीसरा रिजल्ट ये है जो मैं अगेन इस इक्वेशन से निकालना चाहता हूं। मतलब इस इक्वेशन का एक रिजल्ट ये है और इसी इक्वेशन का दूसरा रिजल्ट ये है कि Q और P मस्ट बी इनफाइनाइट मैट्रिसेस, फाइनाइट मैट्रिसेस भी नहीं, इनफाइनाइट मैट्रिसेस। तीसरा रिजल्ट ये है कि यहां पर एयोटा आ रहा है, वहां एयोटा नहीं आ रहा था। तीसरा रिजल्ट क्या है, एयोटा लाजमी आना चाहिए। तो इसका मतलब है कम्यूटेटर is defined in complex space। कॉम्प्लेक्स स्पेस में ये होगा। अगर वो एयोटा वाली टर्म्स फॉरियर सीरीज की में ना लेता तो हम आगे ना बढ़ पाते। तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिसेस, ये कम्यूटेटर तब भी होल्ड नहीं करेगा अगर ये कॉम्प्लेक्स स्पेस में ना हुआ। तो आपको एक कॉम्प्लेक्स स्पेस भी लेनी पड़ेगी। ऐसा मुस्कुरा रहे हो। चौथा पॉइंट, उसको मुझे लगता है वो याद आ रही है सारी क्वांटम कि जो हमने पढ़ी थी, आपको भी याद आएगी जब मैं नाम ले लूंगा कि मैं क्या कह रहा हूं। चौथा पॉइंट ये है, मैं इसी क्वेश्चन को देख रहा हूं, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा। इसको देखा मैंने, इन्फिनिट है। इसको देखा मैंने, कॉम्प्लेक्स है। एक और चीज भी तो है ना, ये क्या है, क्वांटम क्यों नहीं पॉसिबल। अगर एच कट भी नहीं होगा तो क्वांटम पॉसिबल नहीं होगी। अगर एच कट नहीं होगा तो क्वांटम पॉसिबल नहीं होगी। तो अगर मैं एच कट को 1 ले लूं तो ये फिर क्लासिकल मैकेनिक्स हो जाएगी।
समझ रहे हैं? दूसरे लफ्ज़ों में डिस्क्रीटनेस वो उन्होंने सही बात की है। तो अगर मैं h कट को -1 ना लूँ, सॉरी 1 ना लूँ, तो फिर ये क्वांटम मैकेनिक्स है और ये आपको प्लांक के साथ जोड़ देती है। और प्लांक का आइडिया क्या था? डिस्क्रीट। यहाँ पे मुझे कैसे पता चला, मतलब ये क्यों हमने h कट लिया था, याद है आपको? पहली दफ़ा h कट हाइजेनबर्ग ने क्यों लिया था कि जब वो एक्सपोनेंशियल में ओमेगा mn की वैल्यू पुट कर रहा था फ्रीक्वेंसीज की, तो उसने वो बोहर वाली जो वैल्यूज थी ओमेगा m माइनस ओमेगा n इज इक्वल टू em माइनस en इज इक्वल टू h कट ओमेगा, जो बोहर की कंडीशन थी डिस्क्रीटनेस वाली, वो इस्तेमाल की थी। तो इसी इक्वेशन का एक रिजल्ट ये भी है कि क्वांटम मैकेनिक्स तब भी पॉसिबल नहीं हो सकती अगर आप डिस्क्रीट लेवल्स ना लें। ये प्लांक इसमें आ जाता है, बोहर आ जाता है, वो सारे आपको पता है, राइट? तो ये भी इसका एक रिजल्ट है। ओके, अच्छा, अब ये सारा कुछ जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये इसका मतलब है इसकी बुनियाद के ऊपर आप एक ऐसी स्पेस डिफाइन कर सकते हैं जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज हों और वो इन रिजल्ट्स को, जहाँ से आप रिजल्ट्स को डिराइव कर सकें। तो मैथमेटिक्स के अंदर अब हम ढूंढना शुरू करेंगे कि ऐसी कौन सी स्पेस है जिसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टीज हों कि वो कॉम्प्लेक्स भी हो, इन्फिनिट भी हो और उसके अंदर डिस्क्रीटनेस भी पाई जा सके और उसके अंदर ये कम्यूटेशन रिलेशन भी डिराइव किए जा सकें। तो वो जो सारा मतलब इसका नतीजा था, दैट वाज हिल्बर्ट स्पेस। इसको कहा जाता है हिल्बर्ट स्पेस। अब आपको जिस तरह से वो पढ़ाई जाती है वो और तरीका है, वो हम कल करेंगे या परसों, आई डोंट नो, ठीक है? तो वो हम करेंगे, हिल्बर्ट स्पेस के तरीके से भी इसको करेंगे। तो यहाँ तक के रिजल्ट्स हैं। एक चीज़, एंड जस्ट मुझे 5 मिनट और चाहिए थोड़ा सा इसको और इंटरेस्टिंग करने के लिए। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन? राइट, ओके। इसके बाद मैक्स बॉर्न का भी काम काफ़ी है, उसका मैं नाम नहीं लेता, तो चलो उसका भी थोड़ा सा जिक्र कर लें, रिजल्ट्स में ही चले इसको शामिल कर लें। अब ये सारी बातें तो हमने कर ली, मज़ा आ रहा है, ये हमने पढ़ी हुई हैं, इसलिए कुछ चीज़ें हमें नाम ऐसे नज़र आ रहे हैं जिनको हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिज़िक्स को किस तरह से एक्सप्लेन करना है। याद है मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि आप क्या करते हैं फिज़िक्स में, एक सिस्टम लेते हैं, ये क्लासिकल सिस्टम भी हो सकता है, ये क्वांटम सिस्टम भी हो सकता है, इसके ऊपर आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, राइट? कल भी ये मैंने आँख बनाई थी, तो निगाह डालते हैं और उसके नतीजे में आपको यहाँ पर क्या मिलता है, उसका रिजल्ट। और इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेजरमेंट। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेजरमेंट। तो ये लाइट हो सकती है, ये डिफरेंट प्रोसेसेस हो सकते हैं। अब आँख के लिए क्या इस्तेमाल करना है, मैं डिफरेंट कलर यूज़ करता हूँ। अब मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ मैट्रिसेस को, आँख खराब हो गई है, तो अब ट्रांसलेट करते हैं इस सिस्टम को, राइट? तो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ये मैक्स बॉर्न है अब, ओके? इसके लिए इस्तेमाल करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, A00, ओके। अब ये प्रोसेस कैसे होगा मेजरमेंट का? मेजरमेंट किसको कहेंगे? व्हाट इज मेंट बाय मेजरमेंट? हाउ डू यू मेजर फिजिकल प्रोसेसेस? मेजरमेंट कैसे होगी? मेजरमेंट होगी, आप स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम मैट्रिक्स के साथ। इन्फिनिट डायमेंशनल है सारे, लेकिन समझाने के लिए मैं फाइनाइट ले लेता हूँ। तो लेट्स से मेरे पास ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो 3x3 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इट शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये जो है ये 3x1 का है, ये इसको क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक कॉलम है और 3 रोज हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल याद है आपको कि क्या होना चाहिए? पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद के बराबर होनी चाहिए।
है यहाँ पर? तो अब मुझे कोई रिजल्ट बता सकता है कि जो रिजल्ट निकलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? इनकी जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है उसका रिजल्ट एक मैट्रिक्स ही होगा ना, लेकिन वो किस ऑर्डर का होगा? किस ऑर्डर का होगा? मैट्रिसेस पढ़ के आने थे, मैंने कहा था आपको। तो वो 3x1 का होगा। 3x1 को क्या कहते हैं? अगेन कॉलम मैट्रिक्स। तो रिजल्ट भी क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। समझ आई बात की? तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है एक कॉलम मैट्रिक्स के साथ, और रिजल्ट आपको क्या मिलता है? एक कॉलम मैट्रिक्स। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? इसको आइगन वैल्यू इक्वेशन कहते हैं। याद है? इसको मैं कह लेता हूं A, इसको मैं कह लेता हूं X, इसको मैं कह लेता हूं अगेन X, और साथ कोई कांस्टेंट नंबर, स्केलर नंबर आ सकता है। तो मैं लिख सकता हूं Ax इज इक्वल टू लैम्डा X। व्हाट इज दिस? आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। ये क्या है? आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। अब आइगन वैल्यू प्रॉब्लम समझ आया क्या है फिजिकली? ये मैथमेटिशियंस ने किया हुआ था सारा। बॉन्ड क्या कर रहा है? फिजिकल सिचुएशन को रिलेट किसके साथ कर रहा है? मैट्रिसेस के साथ। सो व्हेन यू ऑब्जर्व समथिंग, व्हेन यू डू अ मेजरमेंट, you are basically using the eigenvalue problem. Why? Because you have to define the measuring apparatus, जो कि मैंने यहाँ पे आंख बनाई है, it can be anything. Measuring apparatus is always a square matrix. State of the system is defined by a column matrix, and और result भी आपको क्या मिलता है? एक column matrix मिलता है। ओके? समझ आ गई इस बात की? अब इस प्रॉब्लम को तो आप सॉल्व कर सकते हैं ना आसानी से। आप इसको लिख सकते हैं ये मेरा ख्याल है कि आपने पढ़ा होगा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। इस तरह करते होते हैं आई से मल्टीप्लाई कर। तो इसके क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, ओके ओके। इसके नॉन जीरो सॉल्यूशंस कब निकलेंगे? इस इक्वेशन के नॉन जीरो सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है इस वाली चीज का, वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। यूजिंग दिस, और जब आप डिटर्मिनेंट लेते हैं तो क्या होता है? एक सिंगल इक्वेशन बन जाती है। मतलब 3x3 मैट्रिक्स था, उसको कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके ये मिल रहा था। तो आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा हुआ है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिसेस की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, तो फिर मैट्रिसेस को भी तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाया जा सकता है ना। तो इससे आपको क्या मिलेगा? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इससे आपको क्या मिलेगा? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस होंगे, उसके जो सॉल्यूशंस आप निकालेंगे, दैट विल गिव यू द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एज वेल एज दिस कॉलम मैट्रिसेस। तो सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, सॉल्विंग द eigenvalue problem, eigenvalue problem, what will you get? उसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? आइगन वैल्यूज यानी लैम्डा मिलेंगे, और आइगन वेक्टर्स यानी वो जो x थे वो आपको मिल जाएंगे, कॉलम मैट्रिसेस मिल जाएंगे। जिसका मतलब है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद आपको पता चल गया कि रिजल्ट में वो जो सिस्टम को जिसको ऑब्जर्व कर रहे थे, आपकी मेजरमेंट आप कर रहे थे, उसका जो रिजल्ट है विच वाज अ कॉलम मैट्रिक्स, वो क्या है? वो आपने फाइंड आउट कर लिया ना। और उस आइगन वेक्टर के साथ लैम्डा आपको क्या बता रहा है कि वो सिस्टम के साथ जो एसोसिएटेड फिजिकल ऑब्जर्वेबल वैल्यू है वो क्या चीज है। समझ आ गई? सो इसका मतलब है ऑल ऑफ द, अब मैं लास्ट बात कर रहा हूं, 10 मिनट ऊपर हो गए। All of the quantum mechanics is to solve eigenvalue problem. So जिसका मतलब है कि अगर आपने eigenvalue problem solve करना सीख लिया, that means आपने quantum mechanics सीख ली। So ultimately quantum mechanics में आप क्या करना चाह रहे होते हैं? आप किसी चीज को देखना चाह रहे होते हैं, multiplication,
और देखने के नतीजे में उसका कुछ रिजल्ट लेना चाह रहे होते हैं, वो रिजल्ट निकलता है सॉल्विंग द आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। सो व्हेन एवर यू आर सॉल्विंग आइगन वैल्यू प्रॉब्लम, तो उसका मतलब यू आर डूइंग क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, कोई सवाल है तो पूछ लें। यहीं तक था आज का लेक्चर। कल का हमारा जो काम है, ये कल आपको इनमें से कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी यहाँ पे, समझ रहे हैं? आइगन वैल्यू ये वो कुछ नहीं कल हमने लेना, कोई आइगन वैल्यू प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई मैट्रिक्स नहीं होगा, इसके बावजूद क्वांटम होगी। कैसे होगी ये अब कल का काम है। तो कल मेरा टारगेट है कि मैं श्रोडिंगर पिक्चर और डिराक नोटेशन दोनों कवर कर लूँ। थैंक यू सो मच। हाँ, ये अभी है या बाद में? चलें, अभी 10 मिनट की ब्रेक है और 11:20 पे हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर हाशिम फारूक स्टैट का कोर्स शुरू करेंगे।